स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और इस समय जो स्क्रीन पर आप चेहरा देख रहे हैं ये काफ़ी जाना पहचाना आप सभी का चेहरा है और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता दें कि ये सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन मऊ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और साथ ही आजकल आप देख रहे होंगे कि कचहरी का गेट भी बंद करके न्यायिक कार्यों से अधिवक्ता लोग विरत थे। और साथ ही साथ जो लगातार एफआईआर वगैरह का मामला चल रहा है, कभी किसी नेताओं पर या पत्रकारों पर या अधिवक्ताओं पर, तो जब संगठन पर आंच आती है तो यूनियन खड़ी हो जाती है। ऐसा ही नज़ारा मऊ कचहरी में पिछले 2-3 दिनों से देखने को मिल रहा था। और प्रकरण क्या था आप सभी ने देखा भी होगा, लेकिन आज विशेष साक्षात्कार के लिए, जैसा भी इससे पहले एक वीडियो हमने आज आपको दिखाया था, जिस वीडियो में हमने बताया था कि जो पीड़ित हैं वीरेंद्र पाल साहब, उनसे भी साक्षात्कार लेके उनका विपक्ष आपके सामने हम रखेंगे। सामने हमारे वीरेंद्र पाल साहब हैं। सबसे पहले इनका स्वागत है हमारे चैनल पर। और अब हम चाहेंगे कि पूरा प्रकरण स्टेप बाय स्टेप बताएं और क्यों एफआईआर दर्ज हुई है, और वकालत के साथ साथ 307 और 386 जैसी गंभीर धाराओं में आप लोग लिप्त हैं। ये भी बड़े आश्चर्य की बात है। पूरा मामला आप बताएं। देखिए, पूरा मामला ये है कि कचहरी कैंपस के अंदर एसओजी पुलिस और स्वाट टीम की पुलिस मुलजिमों को ले करके जाने की तैयारी कर रही थी। अधिकतर लोगों अधिवक्ताओं के बिस्तर से या चैम्बर से मुलजिमों को खींच लिया जाता था, जिसके विरोध करने पर जनपद न्यायाधीश से मिलकर के इस बात का विरोध किया गया। आपके ऊपर आरोप है कि आपने न्यायालय में एक मुलजिम को छुपाया हुआ था, जिसकी वजह से ये सब सारा मामला हुआ। बिल्कुल नहीं। हाँ, ये सही है कि एक अभियुक्त को न्यायालय में आत्मसमर्पण के लिए दरखास्त दिया था, जिसमें कोर्ट में स्ट्राइक हो जाने की वजह से उस दिन उसका नहीं हो पाया था और वो अपने घर चला गया था। और एक सप्ताह के बाद मैंने उसको सीजीएम कोर्ट में रिपोर्ट लगवा करके आत्मसमर्पण करवाया, जिससे क्षुब्ध होकर के इस बीच में कई लोग चाहते थे, पुलिस प्रशासन के लोग, कि मैं उस मुलजिम के बारे में बता दूं या मुलजिम को उनके हैंडओवर कर दूं। संभवतः इसी बातों से क्षुब्ध होकर के, चूँकि मैं अधिवक्ता धर्म निभाते हुए मैंने न्यायालय में जो मेरी शरण में था या न्यायालय के में ही आत्मसमर्पण कराना अच्छा समझा, इस चीज़ से शायद संभवतः लोग नाराज़ हो गए और मेरे विरुद्ध इस तरीके की एफआईआर दर्ज कराई गई। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन के अनुसार हर प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति या अभियुक्त न्यायालय परिसर से में आएगा और अपने अधिवक्ता के साथ न्यायालय में समर्पण करेगा। तो क्या मतलब जो इसमें विपक्षी था, विपक्षी द्वारा एफआईआर दर्ज करवाया गया इस मामले में? जो एफआईआर दर्ज, कैसा एफआईआर ये एफआईआर अलग है। ये क्या है? एफआईआर ये था कि और कोई मामला तो था नहीं। एफआईआर ये था कि एक व्यक्ति अवधू यादव, जिससे हमारे पुरानी रंजिश है, जो मुकदमे चले आ रहे हैं, उसको बुला करके उसने एक 30/4 की घटना बताई थी कि हमने उसमें उसकी ज़मीन पर कब्जा करने की बात थी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। उसने अपने प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्वयं लिखाया है कि हमने चक्रोट का माप करवाया था और राजस्व टीम ने उसकी खेत में 20 कड़ी ज़मीन चक्रोट नाप दिया था। उसी से क्षुब्ध होकर के उस वो खूंटे, जो राजस्व टीम ने खूंटे गाड़े थे, उसको उखाड़ कर फेंक दिया था और अनावश्यक अनर्गल रूप से ये कह रहा था कि हम उसकी ज़बरदस्ती उसकी खेत में 20 कड़ी ज़मीन डलवा रहे हैं, जबकि ये टोटल राजस्व की और तहसील के लोगों ने के इदारों नापी की गई थी। अच्छा, ये जो मामला आप बता रहे हैं ज़मीन का मामला, तो फिर ये जो गोली और एक्सटॉर्शन का मामला, 5 लाख रुपये रंगदारी का मामला, ये सब क्या है? बिल्कुल नहीं है, बड़ी हास्यास्पद बातें ये हैं कि जो गोली के जिस वीडियो को दिखाकर गोली की बात करा जाती है, राइफलों की बात कराती है, ऐसी कोई थी ही नहीं ना उस गोली में। आप अगर उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक आवाज़ सुनाई देती है और न ही किसी को रिवाल्वर और गोली चलाने की बात आई है। वो बाद में तैयार किया गया वीडियो है कि उसमें गोली की आवाज़ बाहर से लाई गई है, यानी एडिटेड है। एडिटेड है।
अच्छा, उसके अलावा जो उसमें दिखाया जा रहा है या बताया गया 5 लाख रुपए रंगदारी की बात जो है, वो सब क्या मामला था? कुछ नहीं, जो व्यक्ति जिसको वादी मुकदमा बताया गया वो उसकी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो 5 लाख रुपए की बात, अब किस लिए हम रंगदारी मांगेंगे? कोई गुंडा तो हम है नहीं। आपके ऊपर तरह तरह का आरोप भी लग रहा है, तो उन आरोपों से आप कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, आपके न्यायालय के ही कुछ अधिवक्ता हैं बात की। नहीं, जिन अधिवक्ता की बात करते हैं वो मुझसे उम्र में बड़े हैं। छोटे भी हैं? नहीं, उम्र में मुझसे बड़े में हैं। नहीं, छोटे वाले भी हैं। हम सबका धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपनी भड़ास गलत तरीके से और गलत बातों के गलत तथ्यों के आधार पर वो निकाली। जबकि ऐसा अगर जैसा एक बड़े अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, नाम बता दे रहा हूँ, श्री विनोद कुमार पांडे जी, मैं उनका सम्मान करता हूँ। उम्र में मुझसे बड़े हैं और भले ही पेशे में हम मुझसे छोटे हों, लेकिन उम्र में मुझसे बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैंने आज तक उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और जैसा कि वो चाहते हैं कि मैं लिखूं, मैं सर्टिफिकेट देने वाला किसी के चरित्र का नहीं हूं, न ही मेरा इस तरीके का आचरण है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि कम से कम सारी चीज़ों के बाद भी उन्होंने स्वीकार किया कि वो इस लड़ाई में मेरे साथ हैं। और मैं उनको बस इतना ही कहूँगा कि आवश्यकता पड़ी तो मैं आपके किसी भी समय आपके साथ रहूँगा। इससे ज़्यादा मैं उनके बारे में नहीं कहना चाहता हूँ। दूसरे अधिवक्ता महोदय माननीय अजय कुमार यादव, जिनका वीडियो लीक हुआ है और आपके द्वारा उनका इंटरव्यू लिया गया था, जिस ज़मीन के कब्जे की बात वो कहते हैं, यदि वो साबित कर दें कि उनकी ज़मीन का मैंने कभी कब्जा किया है सुसंगत तथ्यों के आधार पर, तो आप जो भी मैं आपके माध्यम से इस बात को स्वीकार करूंगा कि हाँ, मैं गलत था। लेकिन बिना तथ्यों के आधार पर अनर्गल आरोप नहीं लगाने चाहिए। वो अभी जूनियर अधिवक्ता हैं और उनकी बड़ी लंबी आयु है और बहुत समय तक ईश्वर उनको जीवित रखे और अपने अधिवक्ता कार्य को सुचारू रूप से करने में उनको सक्षम बनाए। अच्छा, अगर अधिवक्ता की बात आ जाए तो कहा जाता है कि आपके ऊपर आरोप ये भी है कि आप अधिवक्ताओं को भी प्रताड़ित करते हैं, भले ही आपकी कास्ट का हो। जैसे एक पाल साहब हैं, श्रीनाथ पाल शायद नाम उनका है, वो भी एक पाल साहब हैं जिनका वीडियो में नाम आया था, विनोद पांडे साहब ने लिया था, तो उनका भी यही आरोप है। वो आपके पड़ोसी लोग हैं, वो भी प्रायोजित हैं। जो चीज़ वो कह रहे हैं बहुत ही हास्यास्पद बात है। जिस पोखरे की बात कर रहे हैं कि पोखरे की नीलामी ज़बरदस्ती मैंने रसूख का असर दिखाकर अपने नाम ले लिया, वो नगर पालिका का पट्टा था और जो भी व्यक्ति इसको लिया उसने वो बोली में बैठा, उसने जो अपने संसाधनों के आधार पर जितना भी उसका पट्टे की बोली थी उसके हिसाब से उसने लिया, उससे मुझसे कोई मतलब नहीं है। और श्रीनाथ जी को ये ऐसा क्यों लगता है कि मैं अगर नीलामी में भी रसूख चलता हो तो मैं तो नहीं समझता हूं कि बड़े बड़े रसूखदार भी आज तक कोई नीलामी की जो सरकारी नीलामी होती है उसमें कोई रसूख की बात होती है, क्योंकि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ होती है और पुलिस व्यवस्था और सरकार के उच्च अधिकारियों के सामने होती है। अच्छा, आपको और आपके भाई साहब हैं विजयपाल साहब, इनको भू माफिया, शिक्षा माफिया ये सब कहा जाता है, इस आरोप को आप स्वीकार करते हैं? अगर माँ बाप के आशीर्वाद और स्नेह और अपनी मेहनत से अगर व्यक्ति ग्रो करता है तो मैं तो समझता हूँ कि उसको भूमाफिया नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन ये शब्द बड़ा ही अजीब सा है कि जिसको किस आधार पर मुझे भूमाफिया कह दिया गया। अरे, यदि हम अपनी मेहनत से कुछ अर्जित करते हैं तो उसको उस श्रेणी में नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है आपके स्कूल को बेस बना के कि चारागाह की ज़मीन पर आपने स्कूल बनाया जिसको डिमोलिशन करने का भी आदेश था। बिल्कुल गलत बात है, टोटल गलत बात है। चारागाह की भूमि पर हमारा तो कोई स्कूल बना है। चारागाह की भूमि की बात नहीं थी, वो जो भी थे वो हमारा इंडिविजुअल खरीदी हुई ज़मीन पर हमारा स्कूल बना हुआ है। तथ्यों को छुपा के ज़मीन खरीदी गई? बिल्कुल नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है।
उस सरकारी रिकॉर्ड में ज़मीन चारागाह दर्ज है? बिल्कुल नहीं। जो ज़मीन मैंने खरीदा था वो चारागाह की भूमिधरी थी। हाँ, भूमिधरी थी। और तीसरी बार मैंने लिया, 3 लोगों ने खरीदा और बेचा, इसके बाद तीसरी बार में मैंने उसको रजिस्ट्री में नामा किया था। अच्छा, ये चर्चा बिल्कुल आम है, काफ़ी लोग कहते हैं कि बिल्डिंग आपकी गिरने वाली, इसीलिए आप एक और विद्यालय की बिल्डिंग बनवा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो विद्यालय दूसरे तरीके से बन रहा है। वो उसमें वो ISEC की उसकी मान्यता है, और वो उस विद्यालय से इस विद्यालय से कोई मतलब ही नहीं है। दोनों अलग अलग, दोनों का संचालन अलग होगा। दोनों का संचालन अलग अलग है। ओवरऑल मिला जुला करके इस समय जो मामला चल रहा है, जो आप लोगों की स्ट्राइक चल रही है, ये स्ट्राइक कब तक रहेगी? और ये केवल अध्यक्ष पद का लाभ उठाने के लिए, मतलब नहीं, थोड़ा सा एक सवाल पूरा हो जाए हमारा। जैसे आप अध्यक्ष पद पर हैं, तो अध्यक्ष पद का लाभ लेते हुए स्ट्राइक आप जारी रखेंगे अपना, चूँकि आपका व्यक्तिगत मामला है, या अन्य अधिवक्ताओं का भी कभी मामला आएगा तो आप उनके लिए भी, जैसे जिन अधिवक्ताओं का भी आपका विरोध में भी आया था नाम, उनके लिए भी आप ऐसे ही रहेंगे? पहली बात तो मैं बता दूं कि जो वर्तमान में मेरे ऊपर FIR किया गया है वो क्यों किया गया है। FIR में जिस घटना का जिक्र कराया गया है 30/4/2022 की, अप्रैल का, आज के 3-4 महीना पहले, 4 महीना पहले, उस घटना की मेरी तरफ से मुख्यमंत्री पोर्टल पर वो एप्लीकेशन डाली गई थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय मऊ के आदेश पर क्षेत्राधिकारी महोदय के द्वारा उसकी जांच की गई थी, और यह कहते हुए उस पर रिपोर्ट लगाई गई थी कि वादी मुकदमा के बताने और जांचोपरांत वो मामला राजस्व का है। इसके अतिरिक्त वहाँ कुछ नहीं हुआ था, केवल कहा सुनी हुई थी, और दोनों पक्षों को पाबंद कर दिया गया है। 107-116 की कार्रवाई की गई है। उसी घटना से एक नई घटना पैदा की गई। बहुत ही समझने की और समझने की बात है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं समझाया जा सकता है कि उसी घटना को जोड़ते हुए उसी वादी मुकदमा से एक FIR 26/7/2022 को दर्ज कराई गई, और उसमें इसका जिक्र किया गया कि मेरी साजिश में, मतलब वीरेंद्र बहादुर पाल की साजिश में, उनके छोटे भाई विजय बहादुर पाल ने रिवाल्वर दिखाई और 5 लाख रुपए रंगदारी की बात की। यहीं पर मामला, सारी चीज़ें अपने आप कलई खुल जाती है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध आपने FIR दर्ज करवाई, वो व्यक्ति आपके FIR की तिथि से 19 जुलाई 2022 से 13 अगस्त 2022 तक कनाडा में रहने का उसका सारे पेपर हैं। वो सारा पेपर मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, जो आपने बताया है सारी चीज़ें, सारा एविडेंस आपके पास मौजूद है? बिल्कुल बिल्कुल। केवल ये मीडिया के सामने पब्लिक को भरमाने के लिए? नहीं नहीं, आप देख सकते हैं, और आपके सामने मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ। सारी चीज़ें आप मुझसे ले लीजिए, देख लीजिए। अच्छा, एक बड़ा ख़ास सवाल हो सकता है, आपको थोड़ा सा तकलीफ भी हुई इस सवाल से। आपके ऊपर एक आरोप भी लगा था, आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखा हो, जो आपको कहा गया साल्वर गैंग के सदस्य, कि आपका ये सब कृत्य पुराना ये है। 2015 में जो है आप 19 महीना जेल थे, आपके यहाँ पेपर लीक करने का आरोप था। ये सब क्या मामला था? ये क्या सत्यता है इसमें? पूरा मामला इसको भी बताएं आज आप। ऐसा, ये जिस तरीके की FIR ये दर्ज की गई है, ये इसी तरीके का FIR उस समय भी एक FIR दर्ज किया गया था, और ये पहला FIR होगा जो उस समय 2015 में मेरे ऊपर किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार और कार्यदायी संस्था ने, मतलब जिस यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट कराया था CPMT का पेपर, उसने लिख करके लिखित में दिया कि हमारे यहाँ से न तो कोई पेपर लीक हुआ है, और न ही इस तरीके का कोई कार्य हुआ है। तो फिर जो बरामदगियाँ दिखाई गई थी और जो चार्जशीट गई, उसका क्या मतलब? वो तो पुलिस का काम है, बरामदगी दिखाना, उसमें कोई मतलब नहीं। वो बात नहीं है। वो तो जो चाहेगी वो कर देगी, लेकिन इतना बोगस तरीका वो भी था, राजनीतिक वैमनस्यता की पराकाष्ठा थी। और आज आपके सामने खड़ा हूँ तो निश्चित कहता हूँ कि उससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और कोई नहीं हो सकती। जिन व्यक्तियों के, और आज अंत में कंडीशन सिर्फ इतनी थी कि मैं सरेंडर कर जाऊं, या मैं आत्मसमर्पण कर जाऊं, या मैं यहाँ से चला जाऊं। इन सब साजिशों के तहत, एक राजनीतिक वैमनस्यता के तहत उस तरीके का FIR दर्ज कराया गया था। अच्छा, इस कार्यकाल में जो इतना उठापटक चल रहा है, पिछले कार्यकाल से हम देख रहे हैं, इसको मैनेज कैसे आप करेंगे? आप तो सबको साथ लेके चलने का दावा करते हैं, आप कैसे मैनेज करेंगे? कभी आपने इस पर ध्यान दिया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने
इस तरीके की घटना के बारे में न तो कभी सोचा था, न ही सोचने का अभी आगे, न तो मैं किसी से व्यक्तिगत, मैं कहीं से प्रेजुडिस हूँ और न ही मेरा किसी से व्यक्तिगत कोई रंजिश है। जब भी मैं मुझे दूसरी बार सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन का अध्यक्ष बनने का मौका मिला और मैंने हमेशा एक पूरे बार को ससम्मान तरीके से चलाने का प्रयास किया। और पिछली रिजीम किस तरीके से किन परिस्थितियों में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हुए बीती, और उसके पश्चात ये कंडीशन आज आपके सामने है कि आज बार के अध्यक्ष के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। हम बार के सारे लोगों का सम्मान करते हैं। मुझे बार से व्यक्तिगत रूप से किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल क्या ये एक मैसेज के लिए, जो अधिवक्ता आपके विरुद्ध हैं, जो आपके सहयोगी हैं या जो भी नए अधिवक्ता हैं जो असमंजस में हैं, उनके लिए कोई संदेश या उनको कोई सुझाव या उनसे कोई सहयोग? मैं सभी अधिवक्ता बंधुओं को, ख़ास तौर से मैं उन लोगों को भी यह मैसेज, यह संदेश देना चाहता हूं कि आप दिग्भ्रमित न हो, न ही ये बार विखंडित है, न तो खंडित है, और न ही इस तरीके की किसी भी प्रकार की का विखंडन है। कुछ लोग नाराज़ हैं, हो सकता है कि अगर समझ में आ जाए उनकी बातें, मेरी बातें, तो वो भी समर्थन करेंगे। बाकी मुझे नहीं, हम कहीं वर्चस्व की लड़ाई की बात नहीं करते हैं। हमारे सारे, मेरा इतिहास रहा है इस 32 साल की वकालत में, इस सिविल कोर्ट का कोई भी, चाहे सीनियर हो या जूनियर हो, ये नहीं कह सकता कि मैं किसी के साथ अभद्र व्यवहार किया हूँ, किसी के साथ गलत तरीके से पेश आया हूँ, या जूनियर और सीनियर की जो मर्यादा है उसको मैंने कभी क्रॉस किया हो। हमारे साथ बने हुए थे वीरेंद्र बहादुर पाल साहब, जो इस समय बार के अध्यक्ष हैं, और बड़े बेबाक अंदाज से सबूतों के, तथ्यों के आधार पर सारी बातों को बताया, बहुत सारा एविडेंस हमें दिखाया, बहुत सारी चीज़ों से हमें अवगत कराया।